हेलो फ्रेंड्स। तो हमारी इस एनसीईआरटी के सीरीज़ में आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम साइमन कमीशन से स्टार्ट करेंगे। बाकायदा हमारे एनसीईआरटी में साइमन कमीशन के बारे में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। पर हम यहाँ देखेंगे कि हमने कल कहाँ पे कंप्लीट किया था और अभी हम किसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोला जाता है। इस पे हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में चेक किया था कि क्या मेजर चेंजेस थे। ये 6 पॉइंट्स थे जो मेजरली चेंजेस लाए गए थे, जिसमें डायरकी लाया गया था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स लाए गए थे जिसमें रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट को लाया गया था, बाई कैमरल सिस्टम लाया गया था, डायरेक्ट इलेक्शंस इम्प्लीमेंट कराए गए थे। इसी तरह से जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा 1909 में हुआ था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में, यहाँ पे उसको और बढ़ा दिया गया। या मुस्लिम के साथ साथ आप बात करो तो सिख है, इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, यूरोपियंस को भी ऐड कर दिया गया। इसी तरह से सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करती थी, उसमें बजट को सेपरेट बना दिया गया, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग बजट होंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोविजंस होते हैं इस्टेब्लिशमेंट, जैसे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो होता है जो फाइनली फुल फ्लेज होता है 1926 में ली कमीशन के द्वारा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन। तो ये जो हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इसमें यहाँ पे क्रिएशन ऑफ कमीशन की बात की गई थी। यहाँ पे जो क्रिएशन ऑफ कमीशन की बात की गई थी, वो किस कमीशन की बात की गई थी? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइमन कमीशन की बात की गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन की बात की गई थी जो 1927 में हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा 1919 का एक्ट था, इसमें अनाउंस कर दिया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा एक 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमेटी का, यानी 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमेटी का। स्टैट्यूटरी कमेटी क्या होती है आप जानते हो कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो वहाँ की जो पार्लियामेंट मिलकर के एक कमेटी के लिए प्रावधान बनाती है। तो यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी कमेटी होगी, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई एक कमेटी थी, जिसका काम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसको रिव्यू करना और रिकमेंड करना कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, आगे का जो प्रोविज़न होगा वो कैसा होगा। तो ये जो 1919 के एक्ट में अनाउंस किया गया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 7 मेंबर्स स्टैट्यूटरी कमेटी, इसको लीड कर रहे थे वो कौन थे? इनका नाम था सर जॉन साइमन। तो 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमेटी बनाई गई, जिसका जो लीड कर रहे थे वो सर जॉन साइमन कर रहे थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता था। और इसको बॉयकॉट मिला देखने को इंडिया में, इसका स्वागत नहीं हुआ, जबकि इसको बॉयकॉट किया गया, काले झंडे दिखाए गए। और ये किसने दिखाया? तो इट वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, बाय द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों? अब क्या कारण था जो इनको बॉयकॉट झेलना पड़ा था? तो कारण ये था कि जितने भी मेंबर्स थे साइमन कमीशन के, वो सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। सो बॉयकॉटेड क्यों किया गया? बॉयकॉटेड बिकॉज all of the members were ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन मेंबर साइमन कमीशन के अंदर नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया। और वहीं पे हम एक पार्टी को देखते हैं जिसका नाम है जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ इंडिया। जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया की एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको क्या किया? सपोर्ट किया कमीशन को। तो ये बात तो हर किताबों में और हर जगह आप पढ़ लोगे
कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया, बट कि कौन सी पार्टी, किसी ने तो सपोर्ट किया होगा ना। तो जस्टिस पार्टी जो थी साउथ इंडिया की, उन्होंने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया, वेलकम किया। ठीक है, तो सपोर्ट द कमीशन, सपोर्टेड द कमीशन। इसी बीच में एक इंसिडेंट क्या हुआ कि लाहौर में लाला लाजपत राय, जो एंटी साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन को लीड कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। और इस लाठीचार्ज के कारण उनके सर में काफ़ी ज़्यादा सीवियर इंजरीज आई और उनके बॉडी पे इंजरीज आई और अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लाला लाजपत राय कौन थे, ये क्या कर रहे थे, ठीक है, लीड कर रहे थे। ही वॉज लीडिंग द एंटी साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन, जो विरोधास्पद जो भी वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, जो विरोध हो रहा था, उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, कहाँ पे, लाहौर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे वायलेंटली लाठी चार्ज कराया गया। ठीक है, वायलेंटली लाठी चार्ज कराया गया। इसके बाद क्या होता है, तो लॉर्ड बिरकनहेड का नाम आता है और कहा जाता है कि जो लॉर्ड बिरकनहेड थे, ये लॉर्ड बिरकनहेड थे, ये जो लॉर्ड बिरकनहेड थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप फॉर द कमीशन। यानी ये जो साइमन कमीशन बनाई गई थी, ये इसके कर्ता धर्ता लॉर्ड बिरकनहेड ही था। ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल गाय। उसके बाद जो कमीशन बना, इसमें क्लेमेंट एटले को भी ऐड किया गया। बाद में इंडिया के जब इंडिपेंडेंस का और पार्टीशन की बात करते हैं 1947 में, तो जो एटले थे उस टाइम के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये जो 1930 का एक्ट था साइमन कमीशन का, इसके मेन रिकमेंडेशंस क्या थे, इनका क्या कहना था, ये क्या सजेस्ट करते थे। तो एक आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे तो ये है हमारे लॉर्ड बिरकनहेड। लॉर्ड बिरकनहेड बोल रहे हैं कि ठीक है, ये है हमारे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने बोला, बिरकनहेड बोलते हैं कि ठीक है, तुमने साइमन कमीशन को अपोज किया, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करके दो। मोतीलाल नेहरू ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। पर उससे पहले हम ये एक बार जान लेते हैं कि साइमन कमीशन में ऐसा क्या था जिसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही विरोध किया, जिसको पूरे देश का विरोध झेलना पड़ा। तो जो साइमन कमीशन बनी, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें क्या था, तो हम इसको कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। मेजरली 4 पॉइंट्स थे जिसको अभी हम यहाँ देखेंगे। तो ऑब्वियसली बात, हमने यहाँ पे स्टडी किया कि वहाँ पे क्या क्या हमको देखने को मिला था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, जहाँ पे जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इन लाहौर, जो कि एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। वहाँ पे वायलेंटली लाठीचार्ज कर दिया गया था। बिरकनहेड जो थे वही रिस्पॉन्सिबल थे इस कमीशन को सेटअप करने के लिए। अब मेन रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम देखने को हमको मिला। सॉरी, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम अबॉलिश डायआर्की, ठीक है, यहाँ पे हम डायआर्की की बात कर रहे हैं, यानी डायआर्की को अबॉलिश किया गया था। तो मेन रिकमेंडेशंस क्या कहते हैं साइमन कमीशन के, तो हम ये इसको स्टडी करते हैं अब यहाँ पे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले इन्होंने बोला कि डायआर्की को अबॉलिश करो। आपने देखा 1919 में डायआर्की लाया गया था। अब इनका कहना था कि डायआर्की को हटाओ, अबॉलिश करो। दूसरा कहना था, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है उसका प्रोविंशियल एक्सटेंशन होना चाहिए। अब
यानी अभी तक में जो सेंटर में चल रहा था सिस्टम, अब बोलता है कि उसको प्रोविंशियल, उसका भी प्रोविंशियल एक्सटेंशन हो जाए। उसका बोलता है कि एक फेडरेशन बनाओ ऑफ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का, यानी जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स भी हो और ब्रिटिश इंडिया भी हो। और इनका चौथा रिकमेंडेशन था कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो है, जो अभी तक चल रही थी, कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो अभी हम मुस्लिम की बात किए और सिख की बात की, क्रिश्चियंस की बात की, यूरोपियंस की बात करिए, एंग्लो इंडियंस की बात किए, तो ये भी इन्होंने बोला कि इसको भी कंटिन्यू रहने दो। सो इट वॉज टोटली रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे लॉर्ड बिरकेनहेड आते हैं और इन्होंने चैलेंज किया मोतीलाल नेहरू को कि ठीक है, आप लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिए। फिर हमारे मोतीलाल नेहरू जी जो हैं एक रिपोर्ट लेके आते हैं। इन्होंने बोला कि ठीक है, 1928 में ये है मेरी रिपोर्ट और इसको नाम दे देना नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इससे पहले कुछ और वैल्यू एडिशन की चीज़ें देखने को हमको मिलती है। जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, ठीक है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी आए थे, ब्रिटिश इंडिया से भी आए थे, इंडियन प्रिंसली किंगडम से भी आए थे। तो ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, तो जो मेन एम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का, वो था कि डिस्कस करना और डिबेट करना इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर। और जितने भी डिलिब्रेशंस और डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को ड्राफ्ट किया जाता है। ये जो वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को जो ड्राफ्ट किया गया, ये सेम था जो कि जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, जो उन्होंने जो भेजा था, बिल्कुल सेम था ये। जो कुछ कमेटी के सजेशंस थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड कर दिया गया। बट यहाँ पे हमको जानना ये ज़रूरी है कि जो हमारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, इसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश इंडिया था, इंडियन प्रिंसली किंगडम्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और इन्होंने आउटपुट में क्या दिया? इन्होंने वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पर रिलीज किया। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को रिलीज किया। और इनके कुछ सजेशंस जो थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो अब बात है 1928 की, जब नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया। अब ये भी बोला गया था कि अगर नेहरू रिपोर्ट की एक भी चीज़ से कोई भी पार्टी या फिर किसी भी एक मुद्दे से भी अगर कोई पार्टी असहमत होती है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो साइमन कमीशन था, उसको काफ़ी ज़्यादा हाईली अपोजिशन सहना पड़ा इंडियंस का, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना था कि जो तुमने साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाया है, ये एक यूनिफाइड इंडिया की बात ही नहीं करता है। इसके कंसिक्वेंस में लॉर्ड बिरकेनहेड ने बोला, जो कि इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन्होंने चैलेंज किया इंडियन लीडर्स को कि तुम एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करो। ठीक है, और इन्होंने ये भी स्टेट किया कि इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स एंड क्रिएटिंग वन। तो ये जो बात बोली, तो इससे क्या हुआ कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एग्जामिन किया गया नेहरू रिपोर्ट को, और एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था इनैक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे और जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। इसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, माधव श्रीहरि अने, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, इन सभी लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, इस रिपोर्ट पे, फाइनल रिपोर्ट पे साइन किया था। तो नेहरू रिपोर्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला बोलता है, जो प्रोविजन रिगार्डिंग द राइट ऑफ पीपल कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स, इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन,
यहाँ पे राइट्स की बात की, इन्होंने बिल ऑफ राइट को पेश किया, इसमें बोला कि जो मेन और वीमेंस है इनको इक्वल राइट्स देनी चाहिए। ठीक है, इस पर कोई विरोध नहीं हुआ। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो अथॉरिटी बनेगी, जो गवर्नमेंट का पावर होगा, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के पावर होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो अप करके करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि नो स्टेट रिलीजन सेक्युलरिज्म टू बी बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला कि कोई भी राज्य धर्म के नाम पे नहीं बनाया जाएगा, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सेक्युलरिज्म पे होगा। यहाँ पे डाउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रेसिडरी पावर जो है वो सेंटर में होगा, यानी मोटा मोटी इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को भी एक्सेप्ट कर लिया था, जिसका विरोध सुभाष चंद्र बोस और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था आगे जा कर के। फिर इन्होंने बोला नो प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। ये मुद्दा जो था ये मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी वेयर माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज 10%। इन्होंने बोला कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देंगे जिसकी पॉपुलेशन 10% होगी। और इन्होंने बोला कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इंडियन गवर्नमेंट का वो तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल होगा। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, यानी हिंदी और संस्कृत में लिखा जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम परमिट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम टोटली रिजेक्ट नहीं करते, बट हाँ हम कहीं यूज़ चाहे तो कर सकते हैं। तो ये जो थी नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस थी जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। आप देखते हो सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा है और यहाँ सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो ये दोनों जगह पे इनको रिजेक्शन सहना पड़ा, जिसके कारण नेहरू रिपोर्ट फेल्योर कही जाती है। उसके बाद एक नया चीज़ हमको देखने को मिलता है जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, ये बात है करीब 1932 की। यह इस समय ब्रिटेन के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने एक कम्युनल अवार्ड को रिलीज़ किया अगस्त 1932। ये बात है अगस्त 1932 की। इन्होंने कम्युनल अवार्ड इशू करते हैं, ये कम्युनल अवार्ड को इशू करते हैं। अब इसका प्रोविज़न क्या था और क्यों किया गया? इसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो डिस्टिंक्ट इलेक्टोरेट्स हैं, जो ना ही सिर्फ मुस्लिम के लिए हैं, ना ही सिर्फ सिख के लिए या इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, बट ऑल्सो फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑल्सो। यहाँ पे हम डिप्रेस्ड क्लासेस की भी बात कर रहे हैं, ये लोग डिप्रेस्ड क्लासेस की भी बात कर रहे हैं, अब उनको भी इन्होंने कम्युनलिज्म में डाल दिया ऑल्सो। और बाकी आप जान रहे हो सिख और एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस की तो बात है ही। तो टू गेट द अवार्ड अमेंडेड, गांधी फास्टेड टू द डेथ एट द येरवाड़ा जेल एंड पूना। ये जो कम्युनल अवार्ड्स जो हमारे रैमसे मैकडोनाल्ड साहब थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इसको विरोध किया हमारे गांधी जी ने, और इसके लिए उन्होंने, गांधी जी ने अमरण अनशन किया। ये फास्ट पे चले गए। गांधी जी फास्टेड टू डेथ एट येरवाड़ा जेल एट पूना। और इसी टाइम पे पूना पैक्ट भी साइन किया जाता है। तो फाइनली जो लीडर्स ऑफ कांग्रेस थे और ऑप्रेस्ड क्लासेस के लीडर्स थे वो एक अग्रीमेंट पे आते हैं और पूना पैक्ट को नेम दिया जाता है। इस डील को पूना पैक्ट बोला जाता है। ये जो डील थी इसने परसीव किया था हिंदू कंबाइंड इलेक्टोरेट और प्रोवाइडेड द रिजर्व सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। यानी इन्होंने हिंदू कंबाइंड इलेक्टोरेट के लिए प्रिजर्व किया, प्लस इन्होंने जो रिजर्व सीट्स थी वो प्रोवाइड कराई थी डिप्रेस्ड क्लासेस को। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट ऑफ 1935, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हमको इस 1935 के एक्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, एक बार हम उसको ध्यान से देखेंगे। तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडियन हिस्ट्री। और ये किस चीज़ पे बेस्ड थी? तो नंबर ऑफ सोर्सेज पे बेस्ड थी। जैसे इसके क्या क्या सोर्सेज थे? साइमन कमीशन का रिपोर्ट। तो अगर हम इसकी सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज में पहला सोर्स था इनका साइमन कमीशन की रिपोर्ट। दूसरा क्या सोर्स था इसको बनाने का? रिकमेंडेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इसकी रिकमेंडेशंस, जो अभी हमने देखा था वाइट पेपर। और ये जो वाइट पेपर पब्लिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1933 में, ये किस पे बेस्ड थी? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बेस्ड थी। तो हमने ये भी देखा कि अगर हम आरटीसी के रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो अभी सी बात है हम उस वाइट पेपर की बात करेंगे। ये वाइट पेपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाइट पेपर खाली है, कोरा कागज़ है। इसमें लिखा हुआ था, उनका रिकमेंडेशंस लिखे हुए थे, जो आरटीसी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के आउटपुट आए थे। तो जो वाइट पेपर पब्लिश किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1933 में, और ये बेस्ड था किस पे? इट वाज बेस्ड ऑन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और हम कह सकते हैं कि इस एक्ट ने मार्क किया एक बिगिनिंग का, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक ट्रूली अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई है। यानी यहाँ पे बात की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज ट्रांजिशन टू अ ट्रूली अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ट्रांजिशन टू ए ट्रूली अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये जो एक्ट था, इसमें क्या क्या चीज़ें आई? इसमें बोला गया कि ऑल इंडिया फेडरेशंस को बनाया जाए, जिसमें प्रोविंसेस होनी चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स होनी चाहिए। ये प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स जो होंगे, ये कंपोनेंट्स होंगे ऑल इंडिया फेडरेशन के। बट नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, इसलिए जो फेडरेशन था वो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। सो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं डिटेल में, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बात की गई है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें क्या क्या कंपोज किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें कंपोज होगा ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के अलावा क्या होगा? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स, और ये दोनों चीज़ें एज अ कंपोनेंट ऐड की जाएंगी इसमें। यानी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एज अ कंपोनेंट ऐड करके ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव है। बट नोट करने की बात यहाँ पे क्या है? तो नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, डिड नॉट ज्वाइन। ठीक है, इसलिए फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। अब यहाँ पे 3 लिस्ट लाई गई। ठीक है, पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 आइटम्स ऐड किए गए। ठीक है, या 59 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए।
दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट, इसके अंदर 54 आइटम्स ऐड किए गए। और तीसरा बना कॉन्करेंट लिस्ट। आप देख सकते हो हमारे इंडियन पॉलिटी में आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये तीनों ही लिस्ट अभी भी हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट जो था इन दोनों के लिए था, फॉर बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल, और इसमें टोटल थे 36 आइटम्स। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना है कि फेडरल लिस्ट जैसे 59 आइटम्स ऐड किए गए, प्रोविंशियल लिस्ट आया जिसमें 54 आइटम्स आए, कॉन्करेंट लिस्ट आया जिसमें 36 आइटम आए, और दोनों के ही दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में फैसला ले सकते हैं, जैसे अभी के टाइम पे होता है कि सेंटर का फैसला आखिरी फैसला होता है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पे बात आती है जो रेसिडुअरी पावर होगा वो किसको मिलेगा, इस पे कौन फैसला लेगा। जो रेसिडुअरी पावर होगा इस पे डिसीजन कौन लेगा। तो रेसिडुअरी पावर की अगर हम बात करते हैं तो इस पे जो लास्ट डिसीजन होगा, जो उसका डिसीजन मेकर होगा, वो होगा वाइसरॉय। उसके बाद बोला जाता है कि जो डायआर्की था सेंटर पे, इसको प्रपोज किया गया, बोला कि जो सेंटर है उस पे डायआर्की ला, डायआर्की एट सेंटर। अब डायआर्की एट सेंटर की बात की गई तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी 2 तरह के फेडरल टॉपिक्स बन गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स। और ये पहली बार इम्प्लीमेंटेशन किया गया प्रोविंशियल लेवल पे। कब किया गया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के टाइम। याद करिए आप, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के टाइम पे प्रोविंशियल लेवल पे हमने यहाँ पे बात की थी ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बोला जा रहा है कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट है ये 2 टाइप ऑफ फेडरल टॉपिक बनेंगे, ठीक है। यानी जो ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ये दोनों जो हैं ट्रांसफर्ड और रिजर्व जो थे, ये दोनों के दोनों यहाँ पे अपने इसके पॉइंट बनेंगे। चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ बोला गया कि डायआर्की को अबॉलिश किया जाएगा प्रोविंसेस में, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई है। तो यहाँ पे डायआर्की जो है प्रोविंशियल लेवल पे इसको अबॉलिश कर दिया जाएगा, ठीक है। सेंटर में क्या बोला गया कि सेंटर में अब यहाँ पे हम प्रोविंशियल लेवल पे बात करते थे, रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट की बात करते थे, अब उसको हम सेंटर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो डायआर्की था प्रोविंसेस पे लगा हुआ था, जो प्रोविंसेस पे डायआर्की लगा हुआ था, डायआर्की इसको अबॉलिश कर दो, इट वॉज अबॉलिश्ड। यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने की बात है कि टोटल उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी। उस टाइम पे टोटल 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी, ठीक है। उन 11 प्रोविंसेस में से जो 6 प्रोविंसेस थी, इसमें हमको बाईकैमरल जो गवर्नमेंट थी उसको स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। अब ये जो 6 प्रोविंसेस थी ये कौन सी थी? तो ये 6 प्रोविंसेस में से मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक थी बॉम्बे प्रोविंस, दूसरी थी बंगाल, तीसरी थी बिहार, चौथी थी मद्रास, पांचवी थी यूनाइटेड प्रोविंसेस, और छठी थी असम। अब ये सब के सब जो स्टेट्स थे, इट वाज नाउ had a bicameral legislature. These now had a bicameral legislature. तो इस तरीके से बात की गई। इसमें एक और बात की गई थी कि जो बाय एक्सपेंडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू इम्प्रोवाइज द ग्रुप्स, शेड्यूल कास्ट, विमेन, लेबर, and the legislation added fuel to the notion of community representation.
तो यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थी किसके, शेड्यूल कास्ट के लिए, विमेंस के लिए, लेबर्स के लिए, लेजिस्लेशन को ऐड किया गया ताकि ये जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है उसको और ज़्यादा फ्यूल दिया जा सके और ज़्यादा आग दी जा सके। इसके बाद इन्होंने बोला कि अब जो है काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वी विल पुट एन एंड टू द काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के द्वारा जो काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था, जो काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था, इसको क्या किया गया, इसको एंड कर दिया गया, एंडेड नाउ, अब इसको एंड कर दिया गया। और एक टीम ऑफ एडवाइजर्स बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, हर तरीके से के लिए। मतलब यहाँ पे नेसेसरीली आप बात करो तो यहाँ पे आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ठीक है, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया। इसके बाद इन्होंने फेडरल कोड को बनाया जिसको स्टैब्लिश किया गया 1937 में। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इनेबल्ड फॉर्मेशन ऑफ फेडरल कोर्ट जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1937 में। राइट टू वोट को एक्सपैंड किया गया अराउंड 10% ऑफ पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, रिजल्टिंग इन द एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, यानी राइट टू वोट was expanded to around 10% of population। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया ये कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं प्रैक्टिकली, ये बस पेपर में ही रह गया। बट इसमें कुछ फर्दर चेंजेस करके आगे जाके एक ऑगस्ट ऑफर किया जाता है 1940 में। ये ऑगस्ट ऑफर होता है इन 1940। उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल आता है 1942 में। उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल आता है 1942 में। फिर आता है CR फार्मूला 1944 में, CR फार्मूला 1944 में। और जितने भी अटेम्प्ट थे टू इनलिस्ट द मुस्लिम लीग्स हेल्प एज डिड द वॉवेल प्लान ऑफ 1945, तो मुस्लिम लीग को जो सहायता देनी थी वो वॉवेल प्लान ने दे दिया। ये आता है वॉवेल प्लान 1945 में। और फिर उसके बाद आता है कैबिनेट प्लान आता है। फिर आता है माउंटबेटन प्लान, फिर आता है माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947। और माउंटबेटन प्लान के बाद हमको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है ऑफ 1947। माउंटबेटन प्लान के बाद आता है हमारा इंडियन
इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सो हम ये देख सकते हैं कि पहले फिर अगस्त ऑफर आया 1940 में, क्रिप्स प्रपोजल आया 1942 में, सीआर फॉर्मूला 1944 में, वॉवल प्लान 1945 में, माउंटबेटन प्लान 1947 में, और आफ्टर द माउंटबेटन प्लान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन 1947। तो हमको एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि पहले कौन आया। पहले हुआ अगस्त ऑफर, ठीक है। अगस्त ऑफर के बाद आया क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल एक टाइमलाइन बना लीजिए। फिर आएगा सीआर प्रपोजल, उसके बाद आएगा वॉवल प्लान, उसके बाद आता है कैबिनेट प्लान, उसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान, और फिर आखिरी में आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है। तो अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं 1935 के एक्ट का, तो हम यहाँ पर वापस एक बार गो थ्रू करते हैं, इसके थ्रू एक वॉक थ्रू लेते हैं। तो 321 सेक्शंस को ऐड किया गया, 10 शेड्यूल्स को ऐड किया गया, फेडरल पॉलिटी इंडिया में लाने की कोशिश की गई। 3 लिस्ट बनाया गया, फेडरल लिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई फिर जिसमें 54 सब्जेक्ट्स थे, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई जिसमें 38 सब्जेक्ट्स थे। फेडरल पॉलिटी जो था उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया सेंटर में। तो हम यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या हुआ। तो डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर इनटू फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। रेसिडुअरी पावर जो है अब वाइसरॉय के साथ एग्जिस्ट करती है। डायरक्यू को एबोलिश कर दिया गया प्रोविंशियल लेवल पे और सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बाइकैमरल को इंट्रोड्यूस किया गया, आउट ऑफ 11 स्टेट्स प्रोविंसेस 6 प्रोविंसेस में कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था एससी जो थे, सॉरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं बात करेंगे यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट वुमेंस और लेबर्स में कर दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश कर दिया गया जो आया था 1858 में, 1857 के बाद आता है ना 1858 का क्राउन रूल वाला, तो उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद इस्टेब्लिश किया गया आरबीआई को, फेडरल कोर्ट को, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को जिसको हम स्टेट पीसीएस कहते हैं, इसको हम यूपीएससी कहते हैं। फेडरल कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कंसीडर किया जाता है एज अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स द कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और इसमें टोटल 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल थे। इसमें क्या प्रोवाइड किया गया, तो इसमें स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशंस की बात की गई है जिसमें प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। बट प्रोविंसेस तो ठीक थे पर प्रिंसली स्टेट्स वालों ने मना कर दिया, तो ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, ठीक है। एक्ट ने डिवाइड किया पावर बिटवीन द सेंटर, जिसमें जो यूनिटम्स की बात करते हैं तो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनता है। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स, प्रोविंशियल में 54 आइटम्स, कंकरेंट में 36 आइटम्स। रेसिडुअरी पावर वाइसरॉय एंजॉय करता है। अगर हम फेडरेशंस की बात करते हैं, ये कभी भी फेडरेशन कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, तो हम जान रहे हैं क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था, तो प्रिंसली स्टेट्स ने डिनाई कर दिया ज्वाइन करने से। अबॉलिश्ड जो है डायरक्यू को अबॉलिश कर दिया गया प्रोविंशियल लेवल पे, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के टर्म्स में। गवर्नर को रिक्वायर्ड था कि वो जो एक्ट है वो किसके एडवाइस पे काम करे, तो मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करे, और ये रिस्पॉन्सिबल होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। ये इफेक्ट में आया 1937 में और डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में। 1937 में आया और 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसने क्या क्या प्रोवाइड कराया, तो इसने प्रोवाइड कराया एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, प्रोविंशियल लेवल पर हटाया और सेंटर पर लगा दिया। फेडरल सब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट डिड नॉट केम इनटू द ऑपरेशन। तो अगला है कि इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म इन द 6 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस। Explain the principle of communal representation by providing separate electorate for scheduled caste, women and the labor workers. इन्होंने abolish किया काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10% ऑफ पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स दे दी गई और आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बनाया गया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बनाया गया। जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फेडरल कोर्ट का, ये सेटअप किया गया 1937 में, ठीक है, ये हमको याद रखना है।
तो इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ख़त्म होता है। अब हम आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है, अब इसको हम अगर पॉइंट आउट करते हैं तो यहाँ पे बात है 15 अगस्त 1947। इस दिन डिक्लेयर किया गया कि इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट और एक सॉवरेन स्टेट, इट इज़ एंडिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी इन द कंट्री। जो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय था इसको डिसॉल्व कर दिया गया। सो यहाँ पे देखना क्या क्या किया गया। ठीक है, ऑफिस ऑफ जो वाइसरॉय था ये क्या हो गया, डिसॉल्व कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल को सेलेक्ट किया गया बाय ब्रिटिश किंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डोमिनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है कि इट कॉल्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट डोमिनियंस। क्या बोला, कौन सी 2 डोमिनियन होंगे, तो ये जो 2 डोमिनियंस होंगे वो अकॉर्डिंगली होंगे इंडिया एंड पाकिस्तान। ईच ऑफ विच वुड हैव द पावर टू विड्रॉ फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इनके पास पावर होगा, अगर ये चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं खुद को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से चाहे तो ये अलग कर सकते हैं। इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट बनता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, वाइसरॉय की ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया, प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया या तो इंडिया को ज्वाइन करो या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो। तो ये 4 मुद्दा जो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो पहला हो गया इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। दूसरा होता है इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। तीसरा क्या होता है, जो वाइसरॉय की ऑफिस थी उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, तो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एबॉलिश्ड। और प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको ऑप्शन दिया जाता है या तो इंडिया को ज्वाइन करो या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या तो आप इंडिपेंडेंट रहो। प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। अब यहाँ पे एक और चीज़ सजेस्ट की गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए ऑफ 2 डोमिनियंस द पावर टू ड्राफ्ट एंड इम्प्लीमेंट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए दोनों डोमिनियंस के लिए जिसमें ड्राफ्टिंग की जाएगी उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूशन की, एज वेल एज टू अन्यूल एनी ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। उसके अलावा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइड की दोनों ही डोमिनियंस के लिए, जिसमें पावर दी गई कि पावर टू लेजिस्लेट की पावर दी गई फॉर देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स प्रायर टू द ड्राफ्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला भैया ठीक है, आप डोमिनियन एक्सेप्ट कर लो हमारा और आप फिर लेजिस्लेट कर लो, ठीक है, बट ये चीज़ हो नहीं सकती थी। फिर अगस्त 15, 1947 में प्रोक्लेम किया गया कि अब ब्रिटिश कंट्रोल जो है ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो है वो हटा दिया जाएगा और जो कुछ ट्राइबल टेरिटरीज़ थी उन सारी ट्राइबल टेरिटरीज़ में एक ट्रीटी साइन कर दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था ना, इसको एबॉलिश कर दिया, इनको एबॉलिश कर दिया गया एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर ट्रांसफर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो था अब हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। इसके बाद बोला कि इन्होंने क्रिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मैनेज करने के लिए हर एक डोमिनियंस को और प्रोविंसेस को, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि आपके पास चॉइस है, या तो आप ज्वाइन करो डोमिनियन ऑफ इंडिया को, या तो आप ज्वाइन करो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को, या तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। दूसरे तरफ, दूसरे हाथ में अगर हम बात करते हैं तो डोमिनियंस जो है ग्रांट कर दिया गया पावर टू चेंज द एक्ट। तो यहाँ पे अगर हम शुरू से बात करते हैं तो ये हमेशा की एक एबिलिटी रही है मोनार्की की कि वो हमेशा लेजिस्लेशन और उसके डायरेक्शंस को विरोध करते थे। तो गवर्नर जनरल दूसरी तरफ ये पावर उनको दे दिया। तो एज अ स्टेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर्स थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको अपॉइंट किया गया और उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि वो फॉलो करेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ देयर सेपरेट मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। और इसके बाद जो टाइटल था एम्पेरर ऑफ इंडिया फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड, इसको हटा दिया गया। ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो अपॉइंट करता था पब्लिक सर्वेंट्स को, उसको रोक दिया गया। जिसमें वो रिजर्व कर लेता था कुछ जॉब्स को, उसको रोक दिया गया। अब जो सिविल सर्वेंट्स जो 15 अगस्त 1947 से पहले हायर किए गए थे, वो कंटिन्यू करेंगे रिसीव करना जो भी पर्क्स उनको मिलता था, जो भी इंटाइटल थे जिस चीज़ के लिए उनको, वो चीज़ वो एंजॉय करेंगे, वो चीज़ें उनको मिलेंगी। जुलाई 18, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इफेक्ट में आया, जिसमें ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी को 2 न्यू स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। फीचर्स की बात करते हैं इस एक्ट की, तो इट एंडेड द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एंड declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. It abolished office of viceroy and provided for each dominion a governor general who act to be appointed by the British king on advice of dominion cabinet. उसके बाद बोलता है कि जो granted freedom to princely states either to join dominion of India or dominion of Pakistan or to remain independent. तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। एक पैनल बनाई गई थी अंडर द हेड ऑफ सर सिरिल रेडक्लिफ टू डिमार्केट द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये एक आप वैल्यू एडिशन के लिए आप यहाँ पे चीज़ों को आप लिख सकते हो। वैल्यू एडिशन एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला है कि एक पैनल बनाया गया। A panel was established under the head of Sir Cyril Ratcliffe. To demarcate बॉर्डर लाइन, किस 2 देश के बीच का बॉर्डर लाइन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. Lord Mountbatten became the nascent dominion of India's or independent India's first Governor General. तो इंडिपेंडेंट इंडियाज गवर्नर जनरल कौन बना? माउंटबेटन बना। जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सी राजगोपालाचारी को अपना पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया चुना। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माउंटबेटन की, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल बोल रहा है ना, बट नो, इट इज
डोमिनियन ऑफ इंडियाज या फिर इंडिपेंडेंट इंडियाज, इंडिपेंडेंट इंडियाज। बट अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसको चुना? देखिए पॉइंट है यहाँ पे, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसको चुना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसको चुना अपना गवर्नर जनरल? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चुना सी राजा गोपालाचारी एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? माउंटबेटन बना। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा चुना गया सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजा गोपालाचारी। ठीक है। और जो इंडियन डोमिनियंस पार्लियामेंट था, इंडियन डोमिनियन पार्लियामेंट था, इसको स्टैब्लिश किया गया 1946 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया।